नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमजील चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। अच्छा बोलने की कला और कामयाबी बाय डेल कार्नेगी। पब्लिक स्पीकिंग फॉर सक्सेस का हिंदी अनुवाद। पुस्तक की दक्षता उस व्यक्ति के समान होती है जो किसी विषय विशेष पर अपने दृष्टिकोण के द्वारा ऊर्जा के प्रथम स्रोत तक पहुंचता है। पुस्तक में सुझावों की अभिव्यक्ति बेहद प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन यदि विषय के प्रति लेखक का दृष्टिकोण गलत हो तो अच्छे से अच्छा सुझाव भी अप्रभावशाली प्रतीत हो सकता है। सार्वजनिक रूप से बोलने की कला से संबंधित प्रशिक्षण की विषय वस्तु का बाहरी स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं होता। मुख्य रूप से इसका संबंध किसी विशेष शैली को हूबहू सीखना भी नहीं है। इसका संबंध स्थापित मानकों का अनुपालन करना भी नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए सर्वजन के सामने बोलने की कला का मतलब उसकी अपनी शैली के मुताबिक सामान्य अभिव्यक्ति एवं सार्वजनिक प्रचालन है। इसलिए आवश्यकता है कि व्यक्ति को सर्वप्रथम इस कला से जुड़े योग्य एवं महत्वपूर्ण पहलुओं को बारीकी से समझना चाहिए। यदि सीखने वाले के व्यक्तित्व में कुछ विशेष गुण न छिपे हो तो ऐसी कोई युक्ति नहीं है जिसके जरिए सार्वजनिक रूप से बोलने वाले व्यक्ति को एक मशीन से ज्यादा कुछ और बनाया जा सके, या कहिए कि एक अत्यधिक निपुण मशीन। लिहाजा हमारी प्रशिक्षण प्रणाली का मुख्य आधार स्व विकास है। प्रणाली का दूसरा सिद्धांत पहले सिद्धांत के बेहद करीब है। व्यक्ति के लिए अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक शक्तियों पर काबू रखना बेहद जरूरी है ताकि बाहरी व्यक्तित्व के माध्यम से आंतरिक व्यक्तित्व को अबाधित अभिव्यक्ति का बोध कराया जा सके। भाषा, स्वर शैली और संकेतों जैसी उपयोगी गुणों को तब तक सीखना व्यर्थ है जब तक इस प्रणाली के दो मुख्य सिद्धांत सामान्य अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार एवं स्व विकास को जीवन में न उतारा जाए। बोलने से पहले अनुमान लगाना इस प्रक्रिया का तीसरा सिद्धांत है। ध्यान देना चाहिए कि भाषा शैली से किसी विवाद को पनपने का मौका तो नहीं मिल रहा है। उत्तम भाषा शैली को पहचानने की योग्यता न रखने वाले व्यक्ति के लिए इस कला को सीखना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। व्याख्यान में यह अंतहीन चक्र के समान प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह अनुभव का विषय है। अनेक शिक्षकों ने प्रशिक्षण की शुरुआत के लिए कैसे को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन यह एक निरर्थक प्रयास है। यह एक प्राचीन धारणा है कि किसी कार्य को करके ही उसे सीखा जा सकता है। प्रशिक्षण के शुरुआती दौर में सार्वजनिक रूप से बोलने की कला सीखने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे जरूरी है बोलना। इस दौर में स्वर शैली और संकेतों जैसे अन्य विषयों का अध्ययन खास उपयोगी साबित नहीं होता। बोलने के बाद स्व अवलोकन और दर्शकों की आलोचनाओं के आधार पर बोलने की कला को तराशा जा सकता है। बड़ा सवाल है कि क्या खुद की कमी का आकलन किया जा सकता है? इसके लिए 3 तथ्यों की जानकारी जरूरी है। आम राय के मुताबिक प्रभावी वक्ता की क्या विशेषताएं होती है, इन विशेषताओं को अर्जित करने का माध्यम क्या है, और सीखने वाले की शैली में वह कौन सी कमी है जो इन विशेष गुणों को अर्जित करने के रास्ते में अड़चन का काम कर रही है। इसका अर्थ है कि अनुभव को उच्चतम शिक्षक नहीं माना जा सकता, लेकिन पहला और आखिरी अवश्य ही माना जा सकता है। यह भी आवश्यक है कि अनुभव का दोहरा इस्तेमाल किया जाए, यानी खुद के अनुभव को न्याय संगत एवं संशोधित करने के लिए अन्य लोगों के अनुभव की कसौटी पर भी खरा उतरना आवश्यक होता है। खुद को आत्मज्ञान के लिए प्रशिक्षण करने वाला व्यक्ति उच्चतम आलोचक बनने की योग्यता रखता है। ऐसा ज्ञान जो अन्य मस्तिष्क सोचता हो और खुद के आकलन का ऐसा सामर्थ्य जो योग्य मानकों पर खरा उतरता हो। कैंट ने कहा है, यदि मैं चाहूं तो मैं कर भी सकता हूं। इस अंक की विषय सूची से इन लेखों की निरंतर घोषणा, व्याख्यान और मिसाल मिलती रहेंगी। छात्रों को उनकी जानकारी के आधार पर बोलने के लिए निरंतर प्रेरित किया जाएगा। तत्पश्चात आत्मसंयम के सामान्य सुझावों के साथ आंतरिक व्यक्तित्व के द्वारा बाहरी व्यक्तित्व को प्रभावित करने की विधि पर जोर दिया जाएगा। अंत में छात्र को खुद अर्जित किए सिद्धांत, अवलोकन, दूसरों से अर्जित किए अनुभव और अपनी निजी भाषा शैली के आधार पर बोलने और केवल बोलने के लिए प्रेरित किया जाता रहेगा। जे बर्ग एसनवीन। लेसन 1, दर्शकों के समक्ष भरोसा हासिल करना। दर्शकों के सम्मुख अक्सर एक असाधारण उत्तेजना का अनुभव होता है। दर्शकों की उत्सुकता से भरी आंखें इस उत्तेजना को जन्म देती है।
दर्शकों की आंखों से आंखें मिलाने पर यह उत्तेजना और प्रखर हो जाती है। अधिकतर वक्ता इस अनजाने लेकिन वास्तविक माहौल में फैली, महसूस की जाने वाली, क्षणिक एवं बयान न की जा सकने वाली सिहरन से उत्तेजित होते रहे हैं। अधिकतर लेखक यह भी मानते हैं कि वक्ता की आंखें दर्शकों को आकर्षित करने का भी काम करती है। यह एक ऐसा प्रभाव है जो मौजूदा चर्चा में शामिल चित्रण के विपरीत है। वक्ता पर दर्शकों की गड़ी आंखों का प्रभाव केवल शुरुआती दौर में पड़ता है। जैसे ही वाक्पटुता का सौंदर्य प्रकाशित होता है, दर्शकों की आंखों में छुपा भय छटने लगता है। विलियम पिंटेजर, तात्कालिक भाषण। सार्वजनिक तौर पर बोलने का प्रशिक्षण ले रहे छात्र अक्सर पूछते हैं कि दर्शकों के समक्ष व्याकुलता और भय की भावना पर कैसे काबू पाया जाए। रेलगाड़ी में सफर करते समय क्या आपने कभी पास के मैदान में घास चर रहे उन घोड़ों की तरफ ध्यान दिया है जो रेलगाड़ी की घबराहट के बावजूद एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखते, जबकि थोड़ी दूर पर स्थित स्टेशन के पास से जब रेलगाड़ी गुजरती है तो किसान की पत्नी डरे हुए घोड़े को संभालने में जुटी नजर आती है। गाड़ियों की आवाज से डरने वाले घोड़े का भय दूर करने का क्या उपाय है? क्या उसे ऐसे दूर दराज इलाके में चराया जाए जहां मोटर गाड़ियां न आती हो, या उसको ऐसी जगहों पर अक्सर ले जाना चाहिए जहां आमतौर पर मशीनों की घड़घड़ाहट सुनने को मिलती हो? इस उदाहरण के जरिए अपने भीतर छुपे व्याकुलता और भय को दूर करो। दर्शकों का बार बार सामना करने से हिचकिचाहट दूर हो जाती है। किसी लेख को पढ़कर मंच के भय से मुक्त होना संभव नहीं है। पुस्तक के जरिए पानी में बर्ताव करने के उत्तम सुझाव तो मिल सकते हैं, लेकिन तैराकी सीखने के लिए पानी में छलांग लगानी ही पड़ती है। हालांकि आजकल कई ऐसे तैराकी की पोशाकें मौजूद हैं जिनको पहनकर समुद्र के किनारे भी गीला हुए बिना मौज मस्ती की जा सकती है, लेकिन इन पोशाकों को पहनकर तैरना नहीं सीखा जा सकता। हालांकि सीखने के लिए पानी में कूदना ही एकमात्र रास्ता होता है। भाषण से पहले अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास के जरिए ही दर्शकों के समक्ष पैदा होने वाले भय से मुक्त हुआ जा सकता है। जैसे तैराकी में विश्वास जमाने के लिए अभ्यास अति महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार बोलने के जरिए ही बोलने का पाठ सीखा जाता है। यदि शुरुआती दौर में मंच से भय लगता हो तो इससे निराशा नहीं होना चाहिए। निपुण से निपुण वक्ता कुछ अनजाने कारणों की वजह से आज तक मंच के भय से नहीं उबर पाए हैं। विषय में पूर्णतः तल्लीन हो जाओ। घोड़े के खुरों में नाल ठोकते वक्त कई बार लोहार घोड़े के नथुरों में कसी नकेल को कस देते हैं। इस तरह घोड़े का ध्यान नाल ठोकने की प्रक्रिया से हट जाता है। गिलास में मौजूद हवा निकालने के लिए उसमें पानी भरना पड़ता है। भाषण देते वक्त लोहार के घरेलू नुस्खे का पालन करना चाहिए। यदि आप भाषण से संबंधित विषय को गहराई से समझते हैं तो अतिरिक्त सोचने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। एकाग्रता भटकाव से मुक्ति पाने का एक सरल उपाय है। मंच पर पहुंचने के बाद अपने कोट में मौजूद छेद के बारे में सोचना व्यर्थ है। मंच पर केवल अपने भाषण पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए। दिमाग में केवल भाषण से संबंधित सामग्री का विचार होना चाहिए। जिसे पानी भरकर गिलास से हवा को बाहर निकाला जा सकता है, उसी प्रकार विचारों के माध्यम से उत्तेजना और भय से भी छुटकारा पाया जा सकता है। व्याकुलता अनावश्यक व्याकुलता को जन्म देती है। यह केवल विशुद्ध अभिमान के समान होगा यदि सामने मौजूद एक दूसरे बड़े महत्व को समझते हुए भी आप अपने दिमाग को स्वयं के विचारों से भर ले। सच्चाई कठोरता पूर्वक इस महत्व का बोध कराती है और हिचकिचाहट व्याकुलता को निष्क्रियता में बदलने का काम करती है। यदि रंगमंच में आग लग जाए तो आप तेजी से मंच के ऊपर चढ़कर दर्शकों को बाहर निकालने का राह दिखा सकते हैं। दरअसल ऐसे मौकों पर कार्य का महत्व जहन में मौजूद भयभीत विचारों को बाहर निकाल फेंकता है। मंच पर बुरे प्रदर्शन के भय से ज्यादा हानिकारक होती है बेहद अच्छे प्रस्तुतिकरण की कल्पना। स्वयं को महान दिखाने की चेष्टा महानता की पहचान नहीं होती। व्यक्ति को अपना सही आचरण दर्शाने के लिए न तो ज्यादा निपुण दिखने का प्रयत्न करना चाहिए और न ही ज्यादा बड़ा जानकार दिखने की कोशिश करनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि अहंकार सबसे ज्यादा प्रदर्शित होने वाला व्यवहार होता है। बोलने के लिए कुछ होना चाहिए। वक्ताओं के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह दर्शकों के समक्ष खाली दिमाग के साथ पहुंच जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रकृति खालीपन से घृणा करती है, लिहाजा खालीपन को आसपास मौजूद सामग्री से भर देती है। दिमाग में अक्सर ऐसे विचार आते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। ऐसे वक्ताओं के भविष्य सूचक विचार अक्सर सही सिद्ध होती है और जाने अनजाने गलतियां हो जाती है।
अर्थात भाषण से पहले नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। विषय की संपूर्ण जानकारी होना पर्याप्त तैयारी नहीं मानी जा सकती। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए विषय विशेष पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बिना तैयारी या विषय के बारे में कम जानकारी के साथ दर्शकों के सम्मुख पहुंचने पर वक्ता व्याकुल प्रतीत होता है। दर्शकों का समय खराब करने के लिए शर्म का भी आभास होता है। इसलिए बेहतर है कि उचित तैयारी के साथ मंच पर पहुंचा जाए। भाषण से पहले विचार और विचार प्रस्तुत करने का अंदाज निश्चित कर लेना चाहिए। शुरुआती वाक्यों की तैयारी बेहद अच्छी होनी चाहिए। ऐसा करने से भाषण की शुरुआत में सही और सटीक शब्द खोजने में वक्त बर्बाद नहीं होता। इसके अलावा भाषण के विषय पर मजबूत पकड़ से भय हावी नहीं होता। बेहतर तैयारी के साथ कामयाबी की उम्मीद रखें। अपने व्यवहार में संकोच के साथ विश्वास भी जाहिर करें। अति विश्वास हानिकारक होता है, लेकिन नाकामी के पूर्वाभास को झेलना और ज्यादा हानिकारक होता है। निर्भीक व्यवहार दर्शकों का ध्यान खींचने में सहायक साबित होता है, जबकि एक खरगोश दिल डरपोक वक्ता मुसीबत को न्योता देता है। दर्शकों की उपस्थिति में नम्रता को व्यक्तिगत छूट के तौर पर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इस पुरानी सोच के मुकाबले आधुनिक सोच ने अपना स्थान बना लिया है। वक्ता के व्यवहार में नम्रता होना गलत नहीं है, लेकिन व्यवहार में दर्शाई गई नम्रता में दब्बूपन का एहसास नहीं होना चाहिए। चार्ल्स डिकेंस की शान में आयोजित किए गए एक रात्रि भोज में वाशिंगटन इरविन ने डिक्सन का परिचय करवाया। भाषण के मध्य में इरविन हिचकिचाहट की वजह से शर्मिंदा हो गए और अटपटे ढंग से बैठ गए। अपने एक मित्र की तरफ घूरते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था मुझे नाकामी मिलेगी और मैं नाकाम रहा। यदि आप सोचते हैं कि आप नाकाम रहेंगे तो आपके लिए आशा की कोई जगह नहीं है। आप नाकाम ही होंगे। इस धारणा से छुटकारा पाइए कि मैं एक लाचार मिट्टी में सना कीड़ा हूं। आप ईश्वर के समान हैं, जिसमें कई विशेषताएं हैं। यदि आप पहले से तैयार हैं तो सब ठीक ही होगा। बाज तेज रोशनी फेंकते सूर्य की आंखों में आंखें डालकर देखने की क्षमता रखता है। वक्ता में भी ऐसी कई विशेषताएं होती है। आवश्यकता होती है तो बस उसे पहचानने की। दर्शकों पर प्रभुत्व की कल्पना करें। विद्युत की तरह सार्वजनिक भाषण में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होते हैं। स्वयं आप या आपके दर्शक सकारात्मक ऊर्जा का जरिया बनते हैं। यदि आप इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं तो इसे अपनाने की कल्पना भी कर सकते हैं। यदि आपका रुझान नकारात्मक ऊर्जा की ओर है तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। स्वयं को दिशा दिखलाने वाली सभी शक्तियों का आह्वान करें। सदा याद रखें कि आपके दर्शक आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सत्य अविनाशी होता है। यदि आपका हौसला मजबूत नहीं है तो जाहिर है कि हाथ से तलवार गिर जाएगी। निर्भीक बने। यह आपके इरादे पर आधारित है कि आप खुद को किस दिशा में ढालते हैं, अर्थात स्वयं को शांत एवं निश्चयी बनाएं। दर्शकों के समक्ष भाषण से पहले क्षण भर रुकें। दर्शकों को गौर से देखें। एहसास करें कि दर्शक आपकी जीत की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना कीमती समय एक नीरस वक्ता के लिए खर्च करने की इच्छा रखता हो। संकेतों से निष्कर्ष निकालना। भाषण शुरू करने में जल्दबाजी ना दिखाएं। जल्दबाजी से नियंत्रण कमजोर हो जाता है। क्षमा याचना न करें, यह जरूरी नहीं है, और अगर है भी तो इससे काम नहीं बनेगा। सरलतापूर्वक आगे बढ़ते रहे। एक लंबी सांस भरे, मन को शांत करें और आम बातचीत के लहजे में फिर से ऐसे शुरुआत करें जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से बात कर रहे हो। यह व्यवहार कल्पना के मुताबिक खराब महसूस नहीं होगा। वास्तव में यह व्यवहार एक सुखद डुबकी लगाने के समान है। डुबकी लगाने के बाद आप महसूस करेंगे कि पानी शीतल है। सच तो यह है कि इस व्यवहार को कई बार अपनाने के बाद ऐसे मौकों पर आप स्वयं उस आनंदित शीतल डुबकी की कल्पना करने के आदी हो जाएंगे। भय से छुटकारा पाइए। बेकाबू भय बुजदली का कारण बन जाता है। बहादुर लोग भय को पहचानते जरूर हैं, लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं करते। घुटनों में होने वाली थरथराहट पर काबू रखें और मजबूती से दर्शकों का सामना करें। दर्शकों के बीच किसी कोने में आपकी जीत छुपी होती है। उस जीत को हासिल करें। हिम्मत दिखाने वाले व्यक्ति को ही कामयाबी मिलती है। शब्दों की माला बुनकर हौसले का प्रदर्शन कीजिए। याद रखें, काबिलियत के बावजूद हिम्मत न रखने वाले काहिल व्यक्ति को न तो पुरस्कृत किया जाता है और न ही उनकी यादगार में स्मारक स्थापित किए जाते हैं। क्या यह एक संकीर्ण सोच है? इंसान को सहानुभूति की नहीं, मामूली से प्रोत्साहन की जरूरत होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अकेली या फिर संयुक्त रूप से मनोदशा, तंत्रिकाएं, रोग और प्रशंसनीय नम्रता
वक्ता के भाषण में गुस्ताखी का भाव पैदा कर सकती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जरूरत से ज्यादा सम्मान की भावना इस कमजोरी को और ज्यादा प्रखर बना देती है। निर्भीक मनोदशा में जीत हासिल करना सरल होता है। प्रोफेसर वाल्टर डिल स्कॉट ने कहा है, क्षमता के मुकाबले कारोबार में कामयाबी और नाकामी की ज्यादा बड़ी वजह मानसिक दृष्टिकोण होता है, और इस दृष्टिकोण को हासिल करने का एकमात्र रास्ता है कि इसको हासिल किया जाए। इस बुनियादी अध्ययन में हमने जानने की कोशिश की है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए किन जरूरी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। इनमें से अधिकतर सिद्धांतों पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। माननीय ग्लैडस्टोन के मुताबिक चर्चा के योग्य सभी अध्याय किसी सार्वजनिक प्रेस से ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे और न्यायसंगत आत्मविश्वास से संबंधित चर्चा का जिक्र बार बार किया जाएगा। लेसन 2, एक जैसे ढंग की नीरसता। माटे ने कहा है, एक दिन उदासी का जन्म एक रूपता की वजह से हुआ। हिंदी भाषा में साल दर साल बदलाव होता रहा है और अब कई शब्दों का अर्थ वास्तविक अर्थ से कहीं ज्यादा हो गया है। एक रूपता शब्द के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। केवल एक जैसा भाव होने की जगह अब इस शब्द का इस्तेमाल भिन्नता की कमी के तौर पर भी किया जाने लगा है। एक ही ढंग से बोले जाने वाले वक्ताओं का स्वर एवं लहजा ही नहीं, बल्कि शब्दों पर जोर देने का तरीका, गति और विचार भी समान रूप से नीरस होते हैं। भीड़ के समक्ष बोलने वाले वक्ताओं के लिए एक रूपता प्रमुख एवं आम दोष है। यह केवल अपराध नहीं है, बल्कि एक मामूली सी चूक की वजह से होने वाला गुनाह है। भाषण शैली में एक रूपता का एहसास होना आपके लिए मामूली बात हो सकती है, अर्थात इसके कुप्रभाव को जानने के लिए इसकी प्रवृत्ति और जीवन के भिन्न पहलुओं पर एक रूपता से पैदा होने वाली विपदा का आकलन करते हैं। इस आकलन के बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि कैसे एक रूपता अच्छे भाषण को नीरस बनाने का काम करती है। आपके बगल वाले मकान में यदि केवल 3 गानों को बार बार जोर से बजाया जाए तो यकीनन आप मान लेंगे कि आपके पड़ोसी के पास केवल 3 गानों का ही संग्रह है। इसी प्रकार यदि वक्ता एक जैसी ऊर्जा के साथ भाषण देता रहे तो मान लिया जाता है कि वक्ता की स्वरों के उतार चढ़ाव की क्षमता विकसित ही नहीं हुई है। दरअसल एक रूपता हमारी सीमाओं को दर्शाती है। एक रूपता दर्शकों पर प्राणनाशक प्रभाव डालने का काम करती है। यह चेहरे की रौनक छीन लेती है, आंखों की चमक छीन कर देती है। अत्यंत एक रूपता काल कोठरी की सजा के समान है। एक मेज पर एक कंचा रखें और लगातार 18 घंटों तक उस कंचे को एक जगह से दूसरी जगह पर धकेलते रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी हालत पागलों जैसी हो जाएगी। एक रूपता एक कष्टकारी सजा के समान होती है, एक ऐसी सजा जो जीवन भर के लिए बोलने की क्षमता को छीन कर देती है। लिहाजा ऐसी प्राणनाशक व नीरस स्थिति से बचने का प्रयास करने चाहिए। एक आदर्श रईस के पास दर्जनों मकान, दुनिया भर के व्यंजनों के सभी प्रकार और अफ्रीका से अलास्का तक घूमने के साधन हो सकते हैं, लेकिन गरीबी से घिरा व्यक्ति सफर के लिए किराए की गाड़ी का इस्तेमाल करता है। ऐसे व्यक्ति के पास निजी नौका, कार और विशेष रेलगाड़ी में सफर करने की सुविधा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का जीवन मेहनत करने में गुजर जाता है। ऐसा व्यक्ति मंडी से खरीदी गई फल सब्जियों से संतुष्ट रहता है। भाषा और जिंदगी में एक रूपता निर्धनता के समान होती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, उसी प्रकार भाषा में विविधता लाने के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। चिड़िया के गीत, पहाड़ी दर्रों और स्वयं पहाड़ों में एक रूपता नहीं होती। एक रूपता भूरे पत्थरों की लंबी कतार और पहाड़ों के बीच से दूर तक जाती सड़कों में होती है। प्रकृति ने संपदा के तौर पर कई विविधताएं प्रदान की है, इसलिए इंसान केवल अपनी सीमाओं के दायरे में ही एक रूप होता है। भाषण के दौरान प्रकृति से जुड़े तथ्यों तक पहुंचने से भाषा में विविधता स्वयं आ जाती है। प्रसन्नता बांटने की विशेषता में ही विविधता प्रदान करने की शक्ति निहित है। दुनिया के कई बड़े सत्यों को कहानियों के रूप में दर्शाया गया है। उदाहरण के तौर पर लेस मिजरेबल, यदि आप शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं या किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति में रुचि का भाव पैदा करना जरूरी होता है। पियानो पर एक ही सुर को बार बार बजाने से अरुचि, कर्कश स्वर और एक रूपता का एहसास होता है। शब्दकोश के मुताबिक एक रूपता का अर्थ है उबाऊ और थकाऊ। हालांकि यह अर्थ काफी नम्रतापूर्वक लिखा महसूस होता है, लेकिन असल में एक रूपता का अर्थ है पागल करने वाली उबाऊ स्थिति।
एकरूपता पर विजय पाने के उपाय। जैसे अपने वस्त्रों की नीरसता से उबरने के लिए वस्त्रों के संग्रह को नया ताजा करना आवश्यक है, वैसे ही भाषा में एकरूपता खत्म करने के लिए शैली में विविधता लाना आवश्यक है। जानकारी बढ़ाकर भी भाषा शैली बेहतर की जा सकती है। इमारत के विभिन्न हिस्सों को तैयार करने के लिए बढ़ई के पास अलग अलग औजार होते हैं। सुरीली धुन बजाने के लिए संगीतकार वाद्य यंत्र को विभिन्न तरीकों से बजाता है। इसी प्रकार वक्ता के पास भी साधनों की कमी नहीं होती। वाद विवाद के ढांचे को कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है। भावनात्मक व्यवहार और दर्शकों की मान्यताओं का मार्गदर्शन किया जाता है। इन साधनों का खाका तैयार करने और इनके इस्तेमाल का तरीका समझाना ही अगले अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। कई वक्ता आज भी बैलगाड़ी वाले घिसे पिटे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और आज के आधुनिक मशीनी तरीकों को नजरअंदाज करते हैं। वे वक्ता भाषा में कुशलता लाने वाली विधि को निरंतर अनदेखा करते हैं। इस प्रणाली को समझाने, इसे लागू करने और इसकी समीक्षा करने में यदि हम आपकी मदद करें तो क्या आपकी भाषा शैली में सुधार होगा? लेकिन यदि आप इस प्रणाली को अनदेखा करते हैं तो क्या आपकी भाषा नकारात्मक तौर पर प्रभावित होगी? हम खुद इस प्रणाली के जरिए भाषा में सुधार के महत्व को समझाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह प्रणाली एक वक्ता को भाषा की निपुणता तक पहुंचाने के लिए बुनियाद का काम करती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अपने सिद्धांतों को ठीक रखिए, बाकी सब विस्तृत वर्णन है। जैसे किसी मरे हुए घोड़े के खुरों में नाल ठोकने का कोई फायदा नहीं होता, उसी प्रकार एक नीरस वक्ता के लिए भाषा सुधारने के पुराने सिद्धांत किसी काम के नहीं होते। इस उदाहरण से यह पता लगता है कि कुछ फीके सिद्धांतों को अपनाकर भाषा पर पकड़ नहीं बनाई जा सकती। सार्वजनिक तौर पर बोलने की कला में निपुण होने के लिए सत्य, जोर, भावना और जीवन से जुड़े अहम सिद्धांतों को अपनाना जरूरी होता है। बाकी सभी नियमों को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को याद रखना बेहद जरूरी है। अगले कुछ अध्यायों के गहन अध्ययन के बाद भाषा शैली से एकरूपता का प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इन सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञान और इस्तेमाल की कला में निपुणता के बाद भाषा शैली में विविधता का स्वयं एहसास होने लगेगा। खास बात यह है कि इन सिद्धांतों को केवल पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए निरंतर अभ्यास बेहद जरूरी होता है। यदि अभ्यास के दौरान कोई और आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप अपने आप को स्वयं सुने। साथ ही इस प्रक्रिया में खुद के सच्चे आलोचक की भूमिका भी निभाएं। आगामी अध्याय में भाषा शैली की निपुणता के लिए निर्धारित किए गए तकनीकी सिद्धांत मनगढ़ंत नहीं है। इन सिद्धांतों को दुनिया भर के बेहतरीन वक्ताओं और कलाकारों के अनुभव के आधार पर स्थापित किया गया है। विद्यार्थियों को स्वाभाविक रहने के लिए प्रतिबद्ध करना कारगर साबित नहीं होता। भाषण के दौरान स्वाभाविक रहना एकरूपता का कारण भी बन सकता है। उत्तरी ध्रुव में प्राकृतिक तौर पर उगाया जाने वाला स्ट्रॉबेरी फल छोटे बीज एवं हल्के तीखे स्वाद का होता है, लेकिन इस प्राकृतिक फल की तुलना उन्नत विधि से उगाए जाने वाले स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी फल से नहीं की जा सकती। पहाड़ों की पथरीली ढलान पर बिना मिट्टी और पानी के प्राकृतिक तौर पर बौने पौधे उगते हैं, लेकिन इन पौधों का दुर्भाग्य यह है कि इनकी तुलना नम और उपजाऊ इलाकों में पनपने वाले हरे भरे पेड़ों से की जाती है। बेशक प्राकृतिक स्वभाव को बरकरार रखें, लेकिन इस स्वभाव को आदर्श स्तर तक विकसित करने की कोशिश जरूर करें। लेसन 3, प्रभाव एवं वशीभूतता द्वारा कुशलता। C.S. बर्डविन ने कहा है, प्रभाव के सिद्धांत का पालन विशिष्ट नियमों को याद कर नहीं किया जा सकता। इसके प्रभावशाली पालन के लिए इन नियमों की विशेषताओं को महसूस करना जरूरी होता है। जिस बंदूक की मारक क्षमता में ज्यादा फैलाव होता है उससे चिड़ियों का शिकार नहीं होता। यही सिद्धांत भाषा पर भी लागू होता है। जो वक्ता बेतरतीब तरीके से वाक्यों का इस्तेमाल करता है उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। वाक्य का प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता, लिहाजा ध्यान रखें कि केवल अहम शब्दों पर ही जोर डालने की कला का इस्तेमाल करें। यदि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम या पावन नगरी वृंदावन जैसे शब्दों का उच्चारण करें तो जरूरी नहीं है कि सभी अक्षरों पर बराबर जोर दें। इनमें से कुछ ही अक्षरों को विशेष महत्व दिया जाएगा, बाकी अक्षरों का उच्चारण सामान्य तौर पर होगा। क्यों न इस सिद्धांत का उपयोग पूरा वाक्य बोलने में भी किया जाए। काफी हद तक सामान्य भाषा में हम इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं,
लेकिन क्या सार्वजनिक भाषण में इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल इसी प्रतिभा की कमी की वजह से भाषण में एकरूपता का दंश प्रकट होता है। जहां तक शब्द विशेष पर जोर देने का संबंध है, आप एक सामान्य वाक्य को एक बड़े शब्द के रूप में देखें तो समस्या का हल निकल आएगा। निम्नलिखित पर ध्यान दें। भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसे चुना जाता है। आप मुकद्दर का सिकंदर बोलते समय हर अक्षर पर बराबर जोर डाल सकते हैं। इसे ऊंचे स्वर में बोलिए और महसूस कीजिए। निसंदेह आप भाग्य शब्द पर विशेष जोर डालेंगे, क्योंकि इस वाक्य में भाग्य मुख्य घोषणा है। नहीं, शब्द पर भी समान बल दिया जाएगा। जाहिर है नहीं शब्द को विशेष महत्व नहीं दिया तो दर्शक समझेंगे कि भाग्य संयोग से ही मिलता है। इसी के साथ संयोग शब्द पर भी जोर डालने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वाक्य में संयोग शब्द का भी समान महत्व है। संयोग शब्द को महत्व देने का एक और कारण यह भी है कि अगले वाक्य में संयोग की तुलना चुनाव से की गई है। साफ तौर पर लेखक ने इन दोनों शब्दों की तुलना दोनों शब्दों पर विशेष बल डालने के ध्येय से की है, अर्थात वाक्य में तुलनात्मक शब्दों पर बराबर जोर दिया जाना चाहिए। एक वक्ता को स्वर के तालमेल के जरिए तुलनात्मक शब्दों पर समान बल देना चाहिए। यदि आप कहें मेरे घोड़े का रंग काला नहीं है, तो आपके जहन में सबसे पहला रंग कौन सा आएगा? स्वाभाविक रूप से सफेद, क्योंकि काले रंग का विपरीत रंग सफेद होता है। यदि आप इस विचार को प्रकट करना चाहते हैं कि भाग्य को चुना जाता है, तो इसको ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए पहले कहें कि भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसके बाद कहें कि इसे चुना जाता है। यदि हम कहते हैं कि मेरे घोड़े का रंग काला नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से घोड़े से ज्यादा महत्व रंग का हो जाता है। यदि आप कहें कि मेरा घोड़ा सफेद है, तो सामान्य तौर पर जवाब मात्र हामी होगा। उपर्युक्त बयान के दूसरे वाक्य में केवल एक शब्द महत्वपूर्ण है, चुनाव। लेखक वक्ता वाक्य में चुनाव शब्द को विशेष महत्व प्रदान करना चाहता है, क्योंकि इस शब्द की तुलना पहले वाक्य के संयोग शब्द से की गई है। इस सिद्धांत के मुताबिक इन वाक्यों को इस प्रकार पढ़ना चाहिए। भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसे चुना जाता है। अब इन वाक्यों को बार बार पढ़ें और गाढ़े किए गए शब्दों पर विशेष बल दें। लगभग सभी वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण विचार को प्रकट करते हैं, अर्थात ऐसे शब्दों को विशेष महत्व देने की आवश्यकता होती है। अखबार पढ़ते वक्त हेडलाइन पर सरसरी नजर डालकर मुख्य समाचारों का अंदाजा लगा लिया जाता है। अखबार के संपादक को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अखबार में हांगकांग में हुई लूट को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना आपके अपने शहर में 5 मछुआरों की मौत की खबर को दिया जाता है। खबर के विस्तार के द्वारा संपादक अलग अलग खबरों के महत्व को दर्शाने की चेष्टा करता है। चौंकाने वाली खबरों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शीर्षक को कभी कभी लाल रंग में लिखा जाता है। इसी प्रकार यदि वक्ता अपने भाषण के जरिए दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब होता है, तो इसे वरदान से कम नहीं माना जा सकता। एक सामान्य वक्ता उक्त पंक्तियां बोलते वक्त स्वाभाविक तौर पर भाग्य, संयोग, नहीं और चुनाव पर विशेष बल देगा। एक बार द न्यूयॉर्क सन के संपादक चार्ल्स डाना ने अपने एक संवाददाता से कहा कि सड़क पर जाते समय जब वो किसी कुत्ते को आदमी को काटते देखे तो उस ओर ध्यान न दे। हमारा अखबार ऐसी बेमतलब की खबर के लिए न तो पाठकों का ध्यान खींचना चाहता है और न ही अपना कीमती समय नष्ट करना चाहता है। एक चुप्पी के बाद माननीय डाना ने लेकिन शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, यदि तुम किसी व्यक्ति को कुत्ते को काटते देखो तो फटाफट दफ्तर लौट आना और लेख को छापने के लिए दे देना। निसंदेह यह एक बड़ी अनोखी खबर होगी। यदि वक्ता बोलते समय भाग्य संयोग से नहीं मिलता वाक्य के सभी शब्दों पर समान बल देता है, तो यह कुत्ते ने आदमी को काटा जैसी आम खबर के समान नीरस होगा। लेकिन यदि वक्ता सही शब्द पर बल डालता है तो वाक्य की खूबसूरती बढ़ जाती है। एक आदर्श वक्ता बोली जाने वाले वाक्य के अहम शब्द को पर्वत शिखर के तौर पर पेश करता है। एक आदर्श वक्ता के भाषण में महत्वहीन शब्द नदी की सतह की तरह जलमग्न रहते हैं। वक्ता के महान विचार शाहबलूत के ऊंचे वृक्षों के समान होते हैं और कम महत्व वाले विचार मैदानी घास के समान। इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वाक्यों में तुलनात्मक शब्दों पर विशेष बल देना चाहिए। निम्नलिखित संपादकीय पर ध्यान दीजिए। जानकारी के लिए बता दें कि यह लेख हूबहू प्रकाशित किया गया था।
हम नहीं जानते कि संदेश मिलने के वक्त राष्ट्रपति ने क्या सोचा और एक चूहे को देखकर हाथी क्या सोचता है, लेकिन हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ने क्या सोचा होगा। उक्त वाक्य में सोचा शब्द पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि इसमें गाढ़ी स्याही से लिखा गया है। इसके विपरीत यदि बाकी शब्दों को सोचा के मुकाबले 10 गुना गाढ़ा कर दिया जाए तो भी सोचा शब्द इतना ही आकर्षित करेगा, क्योंकि इस शैली में भी यह शब्द भिन्न रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। रॉबर्ट चैम्बर्स के उपन्यास द बिजनेस ऑफ लाइफ से प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित उदाहरण भी महत्वपूर्ण हैं। इस उपन्यास में आप, चुका और होता को हल्का टेढ़ा लिखकर भिन्न प्रदर्शित किया गया है। जाहिर है लेखक अपने उपन्यास में इन शब्दों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता है। उसने उस लड़की की ओर विस्मय से लिप्त क्रोध से देखा। आप इसको कायरता नहीं तो और क्या कहेंगे। आप चुपके से आए और निसहाय लड़की से जबरदस्ती शादी कर ले। क्या आप मुझसे यह उम्मीद रख चुके थे कि मैं आपकी सलाह पर जैकलिन के दिमाग में जहर घोलता और खुद को बर्बाद कर लेता? यदि मैं ऐसा करता तो निश्चित तौर पर यह एक कायरतापूर्ण कार्य होता। कुछ विशेष शब्दों पर बल डालने के लिए और इन शब्दों को अलग दर्शाने के लिए लेखक ने इन शब्दों को भिन्नता प्रदान की है। यदि आप जोर से बोलने के आदी हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों पर बल देने के लिए उनका उच्चारण सहजता के साथ करें। इस प्रकार आप इन शब्दों पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब सिद्ध होंगे। यदि आप तेजी से बोलने के आदी हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों के उच्चारण की रफ्तार धीमी करें। यदि आप धीमे स्वर में बोलते हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों के उच्चारण के दौरान स्वर को भारी कर दे। विभक्ति, एहसास, विराम, स्वर बदलने की कला, गति बदलने की प्रतिभा जैसे अध्यायों का अध्ययन करें। इन अध्यायों के गहन अध्ययन के जरिए विस्तृत रूप से यह जानकारी हासिल की जा सकती है कि सही जगह पर बल डालने के खास सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि इस अध्याय में हम बल डालने के केवल एक सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, यानी महत्वपूर्ण शब्द पर बल डालने और महत्वहीन शब्द को अनदेखा करने की कला। कभी ना भूले, भाषण को आकर्षित बनाने में यह सिद्धांत बेहद कारगर सिद्ध होता है। ऊंची आवाज में बोलने की आदत और शब्दों पर बल देने की कला को एक समान मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। चिल्लाना ईमानदारी, समझदारी और एहसास का सूचक नहीं है। शब्दों पर बल देने की जिस कला पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका संबंध वास्तविक शारीरिक शक्ति से नहीं है। हालांकि यह सही है कि शब्दों पर बल देने के लिए उच्चारण या तो ऊंचे या फिर धीमे स्वर में करना चाहिए, लेकिन जिस वास्तविक कुशलता की आकांक्षा की जा रही है उसका संबंध ईमानदारी एवं प्रबलता से है। यह एक आंतरिक शक्ति है जिसे दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। एक वक्ता ने कहा, इस देश के दुर्भाग्य का कारण शिक्षा की कमी नहीं, राजनीति है। वक्ता ने दुर्भाग्य, कमी, शिक्षा और राजनीति शब्दों पर विशेष बल दिया। बाकी शब्दों का उच्चारण सामान्य तौर पर किया गया। राजनीति शब्द के साथ एक विशेष एहसास को जोड़ा गया और इस शब्द के उच्चारण के वक्त क्रोध की मुद्रा में हाथ पर हाथ मारा गया। इस शब्द पर वक्ता का जोर देने का तरीका एकदम उचित एवं जबरदस्त था। इस पंक्ति के बाकी शब्दों की ओर लापरवाही और राजनीति पर विशेष रवैये से बल देकर वक्ता ने आसानी से दर्शकों का ध्यान इस शब्द की ओर खींच लिया। आप उस गाइड के बारे में कैसा सोचेंगे जो आपको न्यूयॉर्क घुमाने के नाम पर सड़क के किनारे स्थित चीनी, धोबी घाट और जूते चमकाने वाली दुकानों का दर्शन कराने लगे। दर्शकों का ध्यान भाषण की ओर आकर्षित करने की केवल एक ही विधि है, या तो उजागर करने के लिए कोई सच्चाई हो या मनोरंजन का मसाला हो। यदि वक्ता का भाषण निरर्थक एवं उबाऊ है तो दर्शकों में महत्वपूर्ण सीख के व्याख्यान को सुनने का न तो जोश बचेगा न ही जिंदादिली। कभी कभी ज्यादा बल दर्शाने के लिए शब्द के हर एक अक्षर पर समान जोर देना गलत नहीं होता, जैसे कि निम्नलिखित वाक्य में पूर्ण रूप से बल दिया गया है, मैं आपकी प्रार्थना पूर्ण रूप से खारिज करता हूं। इसी प्रकार किसी अति महत्वपूर्ण वाक्य को विशेष महत्व देने के लिए प्रत्येक शब्द पर बल डाला जा सकता है। इस सिद्धांत के जरिए दर्शकों को आकर्षित करना आसान होता है। इस मौके पर पैट्रिक हेनरी की प्रसिद्ध कहानी के अंतिम भाग को उदाहरण के तौर पर पेश करना कारगर सिद्ध होगा। वाक्य में मौजूद किसी एक शब्द पर जोर देने से उसका सही और गलत प्रभाव महसूस किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य है कि निम्नलिखित वाक्य में कैसे विभिन्न शब्दों पर जोर देने से वाक्य का भाव पूर्ण रूप से बदल जाता है।
इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, लेकिन मकान नहीं खरीदा जा सका। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, लेकिन कोई रुकावट आ गई। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, इधर से उधर किराए पर रहने की जगह। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, कोई मोटर कार नहीं, केवल मकान। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, अगली वसंत तक टालने की इच्छा नहीं थी। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, वसंत में, ठंडे के मौसम में नहीं। जब समाचार पत्रों में महान युद्ध के बारे में लिखा जाना शुरू किया गया तो एक ही तथ्य पर बार बार जोर नहीं दिया गया। हर नए लेख में नई सूचना या नया दृष्टिकोण प्रकाशित करने की कोशिश की गई। सुबह के संस्करण में जिस खबर को ज्यादा महत्व दिया गया, दोपहर के संस्करण में वही खबर कम महत्व की खबर के तौर पर पेश की गई। भाषण के दौरान कहां ज्यादा जोर देना है, यह सिद्धांत सटीक रूप से इस महत्व को प्रदर्शित करता है। एक ही विचार पर बार बार जोर नहीं देना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी महत्वपूर्ण घटना पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि भाषण के दौरान जोर देने के नियम किसी खूंटे से बंधे नहीं होते। भाषण में किस शब्द, वाक्य और भाव पर ज्यादा जोर दिया जाए, यह वक्ता की शैली पर आधारित होता है। एक वक्ता भाषण के जरिए जो व्याख्यान करता है, जरूरी नहीं है कि अन्य वक्ता उसी भाषण के जरिए समान भाव पैदा करे। इस बात का भी आकलन नहीं किया जा सकता कि कौन सा व्याख्यान सही है और कौन सा गलत। ये सिद्धांत वक्ता के जहन की उपज होते हैं। लेसन 4, स्वर बदलने की कुशलता। भाषण देना गायन की संशोधित कला है। महत्वपूर्ण अंतर यह है कि गायन में स्वर की ध्वनि को लंबा खींचना होता है और शब्दों के बीच का अंतराल छोटा होता है, जबकि भाषण में शब्दों का उच्चारण असंबंधित स्वर से किया जाता है। मुख्य रूप से स्वर को ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाता और शब्दों के बीच का अंतराल भिन्न होता है। गायन में स्वरों की विभिन्नता का मतलब यह नहीं है कि आम भाषा शैली और गायन पूर्ण रूप से अलग हुनर है। बोलने की कला में भी इसी प्रकार स्वरों की विभिन्नता होती है। यहां तक कि आम बातचीत में भी 3 से 6 अर्धस्वर होते हैं। मैंने जांच से निष्कर्ष निकाला है कि कई व्यक्ति 8 अर्धस्वरों तक के धनी होते हैं। ऐसा कहना है विलियम सिप्रेगिल का। जैसा कि सब जानते हैं, कंठ की स्थिति बदलने से ऊंचे, नीचे या मध्यम स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है। भाषा के दौरान न केवल इसका उपयोग एक जैसे उच्चारण के लिए, बल्कि चिल्लाहट, एकाक्षर जैसे ओह, उफ जैसे भाव, शब्द और एक ही स्वर में बोले जाने वाले वाक्यों के लिए भी किया जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि इस अंतर को समझा जाए। एक दक्ष वक्ता न केवल लगातार उपयोग में आने वाले शब्दांश, बल्कि भाषण के अलग अलग शब्द और शब्दों के समूह को विभिन्न स्वर से अलंकृत करता है। हम इस अध्याय में इसी विषय के विशेष चरणों पर ध्यान दे रहे हैं। विचार में बदलाव के साथ स्वर में भी बदलाव की आवश्यकता होती है। चाहे वक्ता इस सिद्धांत का होशो हवास में, अनजाने में या अवचेतना की स्थिति में प्रयोग करे, लेकिन यह वह शुद्ध आधार है जिसके माध्यम से स्वर में बदलाव पैदा होता है। इसके बावजूद आमतौर पर वक्ता इस नियम का उल्लंघन करते रहे हैं। एक अपराधी राष्ट्र के कानून की अवहेलना करते हुए भी दंड से बच सकता है, लेकिन भाषण के नियमों की अवहेलना करने वाले वक्ता को कम प्रभावशाली होने के नाते यह दंड भुगतना ही पड़ता है। ऐसे वक्ता के बेगुनाह दर्शकों को भाषण में एकरूपता के दंश को झेलना पड़ता है। एकरूपता यदि वक्ता के लिए पाप के समान है, तो दर्शकों के लिए महामारी से कम नहीं है। स्वर में बदलाव करने की कला लगभग सभी नौसिखिए के लिए अड़चन का काम करती है, यहां तक कि बहुत से निपुण वक्ताओं के लिए भी। यह तब ज्यादा प्रखर हो जाती है जब भाषण को कंठस्थ याद किया जाए। यदि आप स्वर की एकरूपता के प्रभाव को समझना चाहते हैं तो पियानो के एक ही स्वर को बार बार बजाते रहें। निसंदेह आपको बोरियत का आभास होने लगेगा। स्वाभाविक रूप से बोलने की क्रिया में स्वर के निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक कई आयाम होते हैं। इन स्वरों का स्वाभाविक ज्ञान होने के बावजूद किसी को कोई भी हक नहीं है कि दर्शकों में एकरूप स्वर और शैली से उबाऊ भाषण पैदा करने का मौका प्रदान करे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धुन की रचना में एक विशेष लय संगीत की खूबसूरती का आधार बन सकती है।
धुन में एक आधारभूत लय के मुताबिक ही बाकी स्वरों का ताना बाना बुना जाता है। इस प्रकार धुन में सामंजस्य तैयार किया जाता है। यही वजह है कि धार्मिक संस्कार के उद्देश्य से बनाई गई धुन में पवित्रता का आभास होता है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर भाषण देने वाले वक्ता को एकरूपता से बचना चाहिए, क्योंकि भाषण का एक जैसा ढंग ऊब पैदा करता है। निरंतर स्वर बदलने की कला प्राकृतिक उपहार है। भाषण देने की कला में दक्षता हासिल करने के लिए प्राकृतिक नियमों को समझना बेहद आवश्यक है। ध्यान से सुनिए कि चिड़िया कैसे चहचहाती है। किस चिड़िया के कंठ से सबसे कर्णप्रिय स्वर निकलता है। कुछ चिड़िया बेहद सुरीली होती है, लेकिन स्वर में उतार चढ़ाव न के बराबर होता है, जबकि कैनेरी, लार्क और बुलबुल जैसी चिड़ियों के स्वर में न केवल उतार चढ़ाव की असीम प्रतिभा होती है, बल्कि स्वरों की बंदिश बनाने का भी गुण होता है। यहां तक कि चिड़ियों की बेरोक टोक मधुर चहचहाहट पागलपन की हद तक मधुर प्रतीत होती है। छोटा बच्चा अचानक एक ही स्वर में बोलना शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे स्वर बदलने लगता है। अपने घर के आसपास रहने वाले छोटे बच्चों के स्वरों में होने वाले इस निरंतर बदलाव पर गौर से ध्यान दीजिए। खास बात है कि युवाओं की लापरवाह बातचीत को ध्यान से सुनते वक्त स्वरों के कई बदलाव महसूस किए जा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित पंक्ति को बोल रहा है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रभाव पैदा नहीं हो पा रहा है। याद रखें, यहां हम एक शब्द से संबंधित विभक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उस सामान्य स्वर की चर्चा कर रहे हैं जिसमें मुहावरे पढ़े जाते हैं। मैं अपनी छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए कल निकलना पसंद करूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं अभी भी यही सोचता रहूं कि मेरे पास काफी समय बचा है, तो मेरी जाने की तैयारी कभी पूरी नहीं हो सकती। इस वाक्य को पहले अंकित किए गए स्वरों के मुताबिक दोहराएं, फिर साधारण वक्ता की तरह स्वर के उतार चढ़ाव के बिना बोलें, फिर दोनों ढंग से बोले गए वाक्यों के परिणाम का आकलन करें। मैं अपनी छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए कल निकलना पसंद करूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं अभी भी यही सोचता रहूं कि मेरे पास काफी समय बचा है, तो मेरी जाने की तैयारी कभी पूरी नहीं हो सकती। बेनाम स्वरों में बदलाव की आवश्यकता स्वयं महसूस की जा सकती है, लिहाजा इस सिद्धांत को जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करें। हालांकि स्वयं को एकरूपता से उबारने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक बातचीत में व्यक्ति पहले विचार करता है, फिर विचार व्यक्त करने के लिए शब्दों का ताना बाना बुनता है, जबकि पहले से तैयार किए गए भाषण में वक्ता शब्दों का सही क्रम तैयार करता है। लेकिन यदि इस प्रक्रिया को उल्टा दिया जाए तो क्या परिणाम भी बदल जाएंगे? बेहतर यही है कि भाव व्यक्त करने के लिए प्राकृतिक नियमों का इस्तेमाल करें। निम्नलिखित संकलन को उदासीन तरीके से पढ़ें। इसके अर्थ को समझने के लिए एक बार भी न रुकें। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इस संकलन का क्या अर्थ है। विचार पर विश्वास करें, इसका प्रभावशाली व्याख्यान करने की कोशिश करें और कल्पना करें कि आप दर्शकों को संबोधित कर रहे हैं। यदि आपने निर्देशों का सही ढंग से पालन किया है तो बार बार पढ़ने के अभ्यास से स्वरों में बदलाव महसूस किया जा सकता है। श्रम व्यक्ति को नहीं मारता, चिंता मारती है। श्रम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसी व्यक्ति के कंधों पर क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं रखा जा सकता। चिंताधार को नष्ट करने वाले जंग के समान होती है। यंत्र क्रांति से नहीं, घर्षण से नष्ट होती है। हेनरी वार्ड बीचर ने ऐसा कहा है। स्वर में बदलाव के बाद यह पढ़ने में कैसा लगता है? श्रम व्यक्ति को नहीं मारता, चिंता मारती है। श्रम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसी व्यक्ति के कंधों पर क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं रखा जा सकता। चिंताधार को नष्ट करने वाले जंग के समान होती है। यंत्र क्रांति से नहीं, घर्षण से नष्ट होती है। स्वर में बदलाव से बल पैदा होता है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण बयान है। स्वर में विभिन्नता दर्शकों में रुचि पैदा करती है, लेकिन दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका है सही जगह पर बल का प्रयोग। महत्व देने योग्य शब्द या वाक्य पर सही एवं सटीक बल देना बेहद जरूरी होता है। एक महान विरोधाभास सदा ध्यान आकर्षित करता है। शिकागो के शोर शराब वाले इलाके के मुकाबले सहारा के शांत इलाके में तोप की गूंज ज्यादा भीषण प्रतीत होती है। इसी विरोधाभास का सटीक उदाहरण माना जा सकता है। भाषण के दौरान अचानक स्वर में बदलाव और वाक्य विशेष पर दिए गए जोर के जरिए वक्ता सवाल की गंभीरता को दर्शाता है।
इस गंभीरता को दर्शाने के लिए ऊपर इस्तेमाल की गई विधि को उलट दिया जाए तो भी समान प्रभाव पैदा होगा। बस गंभीरता में थोड़ा बदलाव दर्शाना होगा। दोनों विधियों का कुशलता से उपयोग किया जाए तो बेशक समान परिणाम हासिल किया जा सकता है। अधिकतर वक्ता बेहद तेज स्वर में बोलते हैं। शेक्सपियर के मुताबिक शीतल, नम्र और मंद आवाज महिलाओं का उत्तम गुण है। इसका महत्व पुरुषों के लिए भी कम नहीं है। सशक्त आवाज के लिए न तो उसका भारी होना जरूरी होता है और न ही बेहद नम्र होना। अंततः स्वर में विभिन्नता लाने के लिए कई और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। ऊंचे स्वर में गाएं, फिर स्वर को धीमा कर लें। इसी तर्ज पर गाते समय स्वर को घटाते बढ़ाते रहे। स्वर बदलने की इस कला का बोलते समय भी अभ्यास करें। भाषण के दौरान हल्के, मध्यम एवं ऊंचे स्वर का इस्तेमाल स्वयं की रुचि और पसंद के मुताबिक होना चाहिए। लेसन 5, गति में बदलाव की कुशलता। रॉबर्ट बर्न्स ने कहा है, सुनो कि वह कैसे विश्वास से लबालब, तेज और धमाकेदार तरीके से पहलुओं को स्पष्ट करता है। अभी नम्रता से भरी शांति, अभी जंगलियों की तरह क्रोध। वह पैर पटकता है और छलांग लगाता है। लैटिन भाषा ने एक ऐसा शब्द विरासत में दिया है जिसका स्पष्ट रूप से समतुल्य उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इसे अपना लिया है। इसके स्वरूप को नहीं बदला गया। यह शब्द है टेम्पो, जिसका अर्थ होता है गति में बदलाव। इसे गति बदलने में लगने वाले समय के आधार पर नापा जाता है। यही कारण है कि गीत और संगीत की कला में इसका योगदान बेहद सीमित है, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ठोस चीजों में टेम्पो को महसूस किया जा सकता है। इसके अर्थ का सटीक उदाहरण देने के लिए हम कह सकते हैं कि बैलगाड़ी धीमे टेम्पो के साथ आगे बढ़ती है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी तेज टेम्पो के साथ दौड़ती है। आधुनिक बंदूक बेहद तेज टेम्पो के साथ मिनट के 600वें हिस्से में गोलियां दाग सकती है, जबकि पुरानी मंजल बंदूक को दोबारा भरने में 3 मिनट लगते थे। यानी धीमे टेम्पो के साथ गोली दागी जाती थी। सभी संगीतकार इस सिद्धांत को बखूबी पहचानते हैं। आधे स्वर को उठाने में 8 स्वरों को उठाने से ज्यादा समय लगता है। मंच पर प्रभावी पेशकश के लिए टेम्पो की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि वक्ता पूरे भाषण को एक ही स्वर और लहजे में प्रस्तुत करता है तो यकीनन वक्ता ने भाषण को जोर और बल के सुंदर प्रभाव से वंचित रखा है। बेसबॉल को फेंकने वाला खिलाड़ी, क्रिकेट में गेंदबाज, टेनिस में सर्विस करने वाला खिलाड़ी सभी गति में बदलाव के महत्व को बखूबी समझते हैं। गेंद फेंकते समय टेम्पो में बदलाव किया जाता है। इसी प्रकार वक्ता को भी टेम्पो में बदलाव के महत्व को समझना चाहिए। प्रस्तुति के दौरान गति में बदलाव से स्वाभाविकता झलकती है। एकरूपता के अध्याय में स्वाभाविकता के महत्व को समझाया गया था। स्वाभाविकता के साथ टेम्पो में बदलाव भाषण को और ज्यादा आकर्षक बना देता है। कलाकार के लिए स्वर की गति में बदलाव करना बेहद महत्वपूर्ण हुनर होता है। यदि कलाकार इस हुनर पर कमजोर पकड़ रखता है तो अभिनय में नीरसता महसूस होती है। लिहाजा कलाकार की तरह वक्ता को भी इस हुनर पर मजबूत पकड़ बनानी चाहिए। हालांकि स्वाभाविक बर्ताव को समझने के लिए कई आधारभूत और प्रभावी साधन हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह एक ऐसी प्रतिभा है जिसे खोने के बाद दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है। मंच पर प्रस्तुति का यह वह आदर्श स्तर है जिसे हासिल करने की भरपूर कोशिश की जाती है। हालांकि प्रत्येक वक्ता के लिए इसका अर्थ भिन्न होता है। इस तथ्य की जानकारी हमें आगामी अध्यायों में मिलेगी। यदि सभी वक्ता और कलाकार अपनी शैली में बदलाव के सिद्धांत को पूरी ईमानदारी से निभाएं, प्रत्येक फुसफुसाहट, करा, विराम, चुप्पी और तेज स्वर को कुशलता से प्रस्तुत करें तो निसंदेह परिणाम काफी आकर्षक होंगे। भाषण के दौरान यदि प्राकृतिक अंदाज का तड़का लगा दिया जाए तो भाषा शैली प्रकृति के सबसे खूबसूरत तोहफे के समान आकर्षक हो जाएगी। वास्तविक कहानियों से प्रेरित लेखक असल भाषा की जानकारी का प्राकृतिक रस संवाद में घोल देते हैं और दर्शकों तक इसका स्वाद टेम्पो के उतार चढ़ाव की कला के जरिए पहुंचता है। कल्पना कीजिए कि आप निम्नलिखित पंक्ति के पहले वाक्य को धीमी गति से यानी धीमे टेम्पो से पढ़ते हैं और दूसरे वाक्य को तेजी से। महसूस कीजिए कि इसका प्रभाव कितना प्राकृतिक या अप्राकृतिक प्रतीत होता है। इसके पश्चात पूरी पंक्ति को एक रफ्तार से पढ़िए। अंतर खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने अपने चाकू के साथ क्या किया। ओह, मुझे अब याद आया, मैंने चाकू मैरी को दिया था। इस उदाहरण के जरिए यह पता लगता है कि
एक ही वाक्य में टेम्पो के बदलाव की जरूरत हो सकती है। जरूरी नहीं है कि शब्द और वाक्य के लिए ही टेम्पो में बदलाव लाना पड़े। लंबी पंक्ति बोलने में भी टेम्पो के बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। गति में बदलाव से एकरूपता खत्म होती है। टेम्पो में लगातार बदलाव के जरिए कैनेरी चिड़िया अपने संगीत को अत्यंत कर्णप्रिय बना देती है। यदि राजा सोलोमोन एक वक्ता होता तो वह जंगली चिड़ियों के ही नहीं बल्कि मधुमक्खियों के व्यवहार से भी प्रेरणा लेता। किसी ऐसे गीत की कल्पना कीजिए जिसमें केवल 1/4 स्वर हो। एक ऐसे वाहन की कल्पना कीजिए जो केवल एक ही रफ्तार से चलता हो। गति में बदलाव से बल मिलता है। गति में किया गया बदलाव प्रभावशाली होता है और दर्शकों को आकर्षित करता है। यदि कोई रेलगाड़ी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है तो मुमकिन है कि आप उस रफ्तार पर ध्यान न दें। लेकिन यदि अचानक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलने लगे तो आपका ध्यान जरूर आकर्षित होगा। संभव है कि रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त आपका ध्यान धीमे बज रहे संगीत पर न जाए, लेकिन यदि संगीत की आवाज अचानक तेज कर दी जाए तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस ओर जाएगा। यह सिद्धांत भाषा की कला में भी समान रूप से लागू होता है। यदि आप कोई महत्वपूर्ण तथ्य दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो तथ्य को टेम्पो में बदलाव के साथ कुशलता से पेश कीजिए। निसंदेह ऐसा करने पर दर्शकों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। निम्नलिखित संवाद का इस्तेमाल एक नाटक में किया गया था। जो मैंने कहा था मैं उसे भूलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए याद रखें। मुझे परवाह नहीं यदि आप 6 बंदूकें अपने साथ लाए हो। संवाद का पहला वाक्य बड़े आराम से बोला गया। याद रखने वाला दूसरा वाक्य विद्युत की गति से प्रस्तुत किया गया। इसी बीच कलाकार ने संवाद का आखिरी वाक्य बोलते वक्त रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। इस संवाद का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि दर्शकों के जहन में पूरा नाटक तो धुंधला पड़ने लगा, लेकिन इस संवाद को अगले 6 महीनों तक याद रखा गया। एक प्रभावी वक्ता बनने की तैयारी में जुटे छात्र आसानी से समझ सकते हैं कि कलाकार अपने संवाद को यादगार बनाने के लिए इसी कला का इस्तेमाल करते हैं। गति के सिद्धांतों का अभ्यास करते वक्त नियमों से ज्यादा विचार का ख्याल रखना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस वाक्य को तेज गति से बोला गया और किसे धीमी गति से। महत्व इस बात का है कि भाषण के दौरान इस कला का इस्तेमाल किया गया या नहीं। भाषण के दौरान टेम्पो में बदलाव के हुनर का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उत्तेजना में वाक्य को जरूरत से ज्यादा गति दे दे। नए वक्ताओं में यह दोष ज्यादा देखने को मिलता है। श्रीमती सिडोन का नियम था कि समय ले। करीब 1 सदी पहले चिकित्सा विज्ञान में बंदूक से उपचार नामक औषधि मिश्रण के जरिए इलाज की प्रथा का चलन था। इसके अंतर्गत करीब 50 अलग अलग औषधियों का मिश्रण मरीज को दवा के तौर पर इस उम्मीद के साथ दिया जाता था कि कोई एक दवा काम कर जाए। हालांकि चिकित्सा प्रणाली में यह योजना कारगर साबित नहीं होती, लेकिन भाषा को विविधता प्रदान करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। गेट्सबर्ग समाधि स्थल पर समर्पण। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता, एकाधिकार एवं विकासशील राष्ट्र के गठन की कल्पना की थी, लेकिन आज हम गृह युद्ध में व्यस्त हैं। बड़ा सवाल है कि क्या उदारवादी सोच के साथ किसी राष्ट्र की स्थापना की जा सकती है? क्या यह सोच लंबे समय तक टिक सकती है? एक दूसरे से हमारा सामना युद्ध भूमि में हो रहा है। हम अपने पूर्वजों की सोच में जिंदा रहने के लिए युद्ध भूमि में उतरे हैं। यह बिल्कुल उचित है कि हम राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्न करें, लेकिन एक मायने में हम समर्पित नहीं हो सकते। हम संकल्प भी नहीं ले सकते। हम इस धरती को पवित्र नहीं कर सकते। इस धरती के लिए समर्पित जीवित या मृत बहादुर योद्धा जिसने इस सोच के लिए संघर्ष किया, वह योद्धा हमारे अंदर मौजूद नहीं है। दुनिया हमारे बलिदानों को याद नहीं रखेगी, लेकिन हमारे पूर्वजों के बलिदान सदा याद रखे जाएंगे। पूर्वजों के अधूरे कार्यों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस मुहिम को सहजता के साथ आगे बढ़ाएंगे। अधूरा पड़ा महान कार्य पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने की आवश्यकता है। पूर्वजों के बलिदान से प्रेरणा लेकर अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पण की ज्योति जलानी होगी। प्रण लेना होगा कि हमारे पूर्वजों का बलिदान व्यर्थ ना जाए। प्रभु की कृपा से हमारे राष्ट्र में फिर से स्वतंत्रता का परचम लहराएगा। जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई सरकार का फिर से गठन होगा।
लेसन 6 विराम एवं ऊर्जा। जॉर्ज सेंट्सबरी ने कहा है, एक साहित्यिक कलाकार का मुख्य कार्य भाषा की माला में लेखन के उद्देश्य को गूंथना होता है, ताकि प्रत्येक वाक्य एक के बाद एक आने वाले मुहावरों की माला में इस तरह जुड़ता रहे कि हर उलझी गुत्थी खुद ब खुद सुलझती रहे। जॉन फ्रैंकलिन जिनंग ने कहा है, विराम का विशिष्ट महत्व होता है, इसे चुप्पी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अन्य शब्दों में यह एक भाव से दूसरे भाव तक पहुंचने का अंतराल है। हाव भाव के लय संभालने एवं नजाकत और क्षतिपूर्ति के लिए सुनने की शुद्ध शक्ति की जरूरत होती है। ऐसी शक्ति दोष रहित लय को सुनने में सक्षम होती है। क्षतिपूर्ति न होने की स्थिति और बेपरवाह विराम के इस्तेमाल से आघात और कमी का भाव पैदा होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी कड़ी का बंधन टूट गया हो। भाषण के दौरान विराम का उपयोग वाक्पटुता के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति कहे, यह मेरे लिए अथाह सम्मान की बात है, मुझे आप लोगों के सामने कुछ कहने का मौका मिला है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। दरअसल यह विराम नहीं है, यह हकलाना है। हालांकि एक वक्ता हकलाने के बावजूद प्रभावी वक्ता हो सकता है, लेकिन बार बार अटकने से प्रभाव नहीं जमाया जा सकता। इसके अलावा एक प्रभावशाली वक्ता के लिए महत्वपूर्ण वाक्य या मुहावरे की शुरुआत या अंत में विराम लेना आवश्यक होता है। कोई वक्ता इस सिद्धांत को नजरअंदाज करने की भूल नहीं करता। यह वह महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका इस्तेमाल लगभग सभी महान वक्ता करते हैं। इस सिद्धांत को आत्मसात करने तक अभ्यास करना चाहिए। वाक्पटुता के इस सिद्धांत को सरलता से समझा जा सकता है, लेकिन प्रशिक्षण की लंबी अवधि के पश्चात यह खुलासा हुआ है कि इस सिद्धांत को हिंदी भाषा में समझाया जाए तो एक सामान्य व्यक्ति लंबा समय लगा देता है। अर्थात इस अनुभव को हम ज्यादा उत्सुकता के साथ प्रस्तुत नहीं करना चाहते। हम अपने लिए पेड़ से फल तोड़ने की इच्छा रखते हैं। यदि फल कड़वा निकलता है तो हम उस पेड़ को कभी नहीं भूलते। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वकालत करता है, मेरे दोस्तों, इस व्यक्ति ने आपके और मेरे लिए अनोखा बलिदान दिया है। आपको नहीं लगता कि विराम की वजह से इस कथन में आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न होती है? गौर करने योग्य बात है कि वक्ता ने अपनी संयोजित शक्ति का प्रयोग में लाते हुए कैसे बड़े प्रभावशाली ढंग से आपके और मेरे लिए का भाव व्यक्त किया है। इस पंक्ति को अब बिना विराम दिए बोले। क्या बिना विराम के इसका प्रभाव नष्ट होता प्रतीत हो रहा है? स्वाभाविक है कि पहले से सोचे गए इस विचार के साथ वक्ता ने पूरे ध्यान से विराम का सटीक जगह पर प्रयोग किया। वक्ता ने अपने विचार को एक पल के लिए भी नहीं भटकने दिया। खास है, वक्ता की प्रस्तुति में बलिदान जैसे भारी शब्द के बावजूद भटकाव का असर नहीं महसूस हुआ। इस प्रकार यहां एकाग्रता के महत्व का बोध होता है। एकाग्रता के बिना विराम के सही उद्देश्य को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। प्रभावी विराम की कला के द्वारा एक या सभी 4 परिणामों को हासिल किया जा सकता है। पहला, निर्णायक भाव उजागर करने से पहले विराम वक्ता को अपनी संपूर्ण शक्तियों को एकाग्र करने का मौका प्रदान करता है। युद्ध में बिना तैयारी और सैनिकों की संख्या का आकलन किए बिना उतरना हानिकारक साबित होता है। आप सूर्य की रोशनी में माचिस की तीली को कांच के टुकड़े के नीचे रखकर जला सकते हैं, लेकिन कांच के टुकड़े को बार बार हटाने से तीली नहीं जलेगी। ऊर्जा जुटाने के लिए रुकना पड़ता है। इसी तरह गलत समय पर लिया गया विराम दर्शकों के मन में उत्सुकता और प्रसन्नता का भाव पैदा करने में कामयाब नहीं होता। तेल के कुएं का ढक्कन अक्सर खुला रहता है, लेकिन ज्यादा प्रवाह के लिए तेल के कुएं का ढक्कन कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है। दरअसल इस प्रकार प्रवाह को शक्ति संयोजित करने का समय मिल जाता है। अर्थात व्यवहारिक ज्ञान को उपयोग में लाना चाहिए। किसी विचार को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हल्का सा विराम लें, दिमाग की शक्तियों को संयोजित करें, फिर नए जोश के साथ अपने विचार को प्रस्तुत करें। कार्लाइल ने सही कहा है, मैं मन से विनती करता हूं, जब तक विचार पूर्णतया विकसित न हो तब तक न बोलें। शांत रहने से शक्ति का सृजन होता है। बोलना चांदी के समान है, लेकिन चुप रहना सोने की भांति है। बोलना मानवीय है, चुप्पी ईश्वरीय। चुप्पी को भाषण का सृजनकर्ता माना गया है, जाहिर तौर पर माना भी जाना चाहिए। बहुत से भाषणों का सिर पैर समझ में नहीं आता। इन भाषणों में विराम और बल की कमी के कारण भटकाव नजर आता है। लिहाजा बच्चों की बातों पर ध्यान दीजिए, पुलिस अधिकारियों की बात सुनिए, खाने के समय पारिवारिक बातचीत को गौर से सुनिए।
आपको एहसास होगा कि स्वाभाविक रूप से विराम का उपयोग बातचीत को प्रभावित बनाता है। दर्शकों के समक्ष पहुंचने पर एक अस्वाभाविक दबाव हावी हो जाता है। नतीजतन वक्ता इस प्राकृतिक सिद्धांत को भूल जाता है। वक्ता को इस दबाव से उबरकर वास्तविक प्रतिभा को प्रस्तुत करना चाहिए।